आज कॉमर्स वालों को मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर 19। अब वही हम लोग यहाँ दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और सवाल ये था जनाब, ड्यूरिंग अ टेस्ट फ्लाइट, क्योंकि वहाँ के एक बच्चे ने मुझसे बोला था सर ये वाला सवाल समझा दे, तो अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन ये था जनाब, ड्यूरिंग अ टेस्ट फ्लाइट एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज फ्रॉम सैंडीलैंड टू वाइट सिटी एंड बैक अस्सलाम टू वालेकुम। सैंडीलैंड। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा अब्दुल्ला भाई? ठीक है। यस सर, मैं ठीक। एक सर असल में टेस्ट, नेट इशू था सर, इस वजह से लेट आया हूँ। कोई मसला नहीं, 4 मिनट ही हुए हैं, लेकिन 5 मिनट से पहले पहले आ जाया करें क्लास के अंदर, ठीक है। एक टेस्ट फ्लाइट है, एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज फ्रॉम सैंडीलैंड टू वाइट सिटी। He is the aircraft is flying from Sandyland to White City and returning back from White City to Sandyland. ठीक है? The distance between Sandyland and White City is 450 kilometers. If you are asking about the distance, the distance between these two cities are 450 kilometers. And the total time taken for the whole journey is 5 hours 30 minutes. It means if you are starting from Sandyland going towards White City, then reaching White City, again returning back to Sandyland, the total time taken for this journey is 5 hours 30 minutes or 5.5 hours. मतलब सैंडीलैंड से व्हाइट सिटी जाना, फिर व्हाइट सिटी से वापस सैंडीलैंड आने में हमें 5.5 घंटे लगे, और एक जगह का डिस्टेंस है 450 किलोमीटर। यहां तक तो कोई मसला नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल है, क्योंकि सारी चीजें क्वेश्चन में लिखी हुई है। गिवन दैट देयर इज अ कांस्टेंट विंड ब्लोइंग फ्रॉम सैंडीलैंड टू व्हाइट सिटी, हवा चल रही है कहां से? सैंडीलैंड से व्हाइट सिटी की तरफ, और स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट है हमारे पास कितनी जनाब? 165 किलोमीटर पर आवर। आपने मालूम करनी है विंड की स्पीड, ठीक है। State the assumption that you have made to solve this problem. Let the speed of the wind be x kilometers per hour. अब उन्होंने मुझे सवाल लिखकर बता दिया, मैं पहले क्वेश्चन को एक बार फिर डिटेल में समझा रहा हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया सैंडीलैंड से, 450 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद व्हाइट सिटी पहुंचा, फिर व्हाइट सिटी से दोबारा उसने टेक ऑफ किया और सैंडीलैंड में जो है लैंडिंग की। ये टोटल जर्नी कितने टाइम में कंप्लीट हुई? 5.5 आवर्स। अब जब वो टेक ऑफ करता है तो उसको ये फील होता है कि एक विंड चल रही है, हवा चल रही है सैंडीलैंड से व्हाइट सिटी की तरफ, सैंडीलैंड से व्हाइट सिटी की तरफ। वो जिस जहाज में बैठा हुआ है उस जहाज की स्पीड है 165 किलोमीटर पर आवर। आपने उस विंड की स्पीड मालूम करनी है। क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है और क्या क्या चीजें मौजूद है? सर टेक ऑफ कहाँ से कर रहा था वो? पहले सैंडीलैंड से टेक ऑफ किया, व्हाइट सिटी पहुंचा, फिर व्हाइट सिटी से टेक ऑफ किया, सैंडीलैंड पहुंचा। सर जी ये बता रहे कि हवा कहाँ कौन से टेक ऑफ पे चल रही थी? हवा वाइट। टेक ऑफ से नहीं चल रही थी, हवा सैंडीलैंड, फ्रॉम सैंडीलैंड टू व्हाइट सिटी जा रही थी। अच्छा। ठीक है, अब जरा और से देखो, हमें मालूम क्या करनी है जनाब? स्पीड ऑफ द विंड। हमारे पास क्या चीज मौजूद है? हमारे पास टोटल टाइम टेकन मौजूद है। टोटल टाइम टेकन का मतलब क्या हुआ? टाइम टेकन फ्रॉम सैंडीलैंड टू व्हाइट सिटी प्लस टाइम टेकन फ्रॉम व्हाइट सिटी टू द सैंडीलैंड इक्वल्स टू 5.5 आवर्स। ये पहली लाइन क्लियर हो रही है कि इस पहली लाइन में मैंने क्या लिखा है? उसने मुझे बताया कि सैंडीलैंड से व्हाइट सिटी जाने और व्हाइट सिटी से वापस सैंडीलैंड आने में 5.5 घंटे लगे। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस कि जनाब टाइम टेकन फ्रॉम सैंडीलैंड टू व्हाइट सिटी प्लस टाइम टेकन फ्रॉम व्हाइट सिटी टू सैंडीलैंड इक्वल्स टू 5.5 आवर्स। ये लाइन तो किसी को मसला नहीं कर रही, इस लाइन में तो कोई परेशानी नहीं है। नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। अब टाइम सर का हमें हवा का बताना है कि कितने स्पीड पे चल रही है। बिल्कुल आपने हवा की स्पीड बता ये दी। अब सर, ये डिस्टेंस है ना सर, मतलब इतना टाइम लगा उसको जाने और आने में। डिस्टेंस और टाइम में फर्क होता है। डिस्टेंस कहते हैं लेंथ को, टाइम कहते हैं ड्यूरेशन को। ठीक है, तो ये टाइम है क्योंकि हमारे पास टोटल टाइम गिवन है। टोटल टाइम का मतलब जाने का टाइम और आने का टाइम, और ये दोनों टाइम बराबर है 5.5 घंटे के। ठीक है, ठीक है। 5.5। 5.5, सही है सर। 5 आवर 30 मिनट्स का मतलब है 5.5 आवर्स। आधे घंटे का मतलब क्या होता है? 0.5 आवर्स में। ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं। मुनहमिर, मुनहमिर Yes, sir. बेटा, दिस इज द लास्ट टाइम मैंने अलाउ यू टू इनटू द क्लास। 8 मिनट्स हो चुके हैं और 8 मिनट्स के नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। ठीक है, मैं अटेंडेंस नहीं Okay, sir. लगाऊंगा और बाहर ही बैठ रहूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक बात समझ में आ गई। इसका मतलब मुझे टाइम यस। टेकन के लिए इक्वेशन बनानी है कि टाइम टेकन की इक्वेशन बन जाएगी, मेरा काम आसान हो जाएगा। रफी अनम्यूट योर माइक, रफी अनम्यूट योर माइक। सर ये फिजिक्स के जैसा नहीं है?
ये फिजिक्स जैसा ही है बेटा, बेसिकली फिजिक्स मैथ जैसी है, ये फिजिक्स जैसा नहीं है, फिजिक्स मैथ जैसा। बेटा रफी भाग गया, चलो स्टार्ट करते हैं। अब सर मेरे पास, डिस्टेंस का हमें पता है ना? हाँ डिस्टेंस हमारे पास 450। अब फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि जनाब मेरे पास ये वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मुझे टाइम के लिए वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं टाइम को इक्वल्स टू के बराबर, टाइम को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास, जल्दी से बताओ। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस टाइम अपॉन पता टाइम है। नहीं है? टाइम हमें मालूम करना है ना, टाइम टेकन फ्रॉम सैंडीलैंड टू व्हाइट सिटी हमें थोड़ी पता, फिर टाइम टेकन फ्रॉम व्हाइट सिटी टू सैंडीलैंड, हमें तो इन दोनों का टोटल टाइम पता है। हमें ये नहीं पता अच्छा, कि जाने में कितना टाइम लगा और आने में कितना टाइम लगा। अब ये मत कहना कि बराबर लगा होगा, क्योंकि एक कंडीशन उन्होंने दे दी है कि जब हम जा रहे थे तो हवा उस डायरेक्शन में चल रही थी, तुम जल्दी चल रहे हो, असल में समझाऊंगा ये चीज। पहले ये समझ लो कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि तुम टाइम को सब्जेक्ट बना लो, इस इक्वेशन को टाइम इक्वल्स टू की फॉर्म में ले आओ। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी? सर टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा? हाँ, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं, टाइम उस तरफ चले आएगा और डिस्टेंस इस तरफ आ जाएगा। चला जाएगा इक्वेशन बन और जाएगी टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये बात समझ में आई? यस। यस अब जरा देखो, तुम सैंडीलैंड से व्हाइट सिटी जा रहे थे, डिस्टेंस 450 किलोमीटर था। तुम व्हाइट सिटी से वापस सैंडीलैंड आ रहे थे, डिस्टेंस अभी भी 450 किलोमीटर था, लेकिन वेलोसिटी में फर्क था। और वो क्या फर्क था, अब जरा गौर से समझना इस बात को। बेटा जब तुम क्रिकेट खेल रहे होते हो, तुम एक शॉट लगाते हो, तुम्हारी बॉल हवा में होती है। जब तुम्हारा शॉट हवा की डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो वो ज्यादा तेजी के साथ मूव कर रहा होता है या उसकी स्पीड कम हो जाती है? जिस डायरेक्शन में तुम्हारा शॉट जा रहा हो, अगर उसी डायरेक्शन में हवा चल रही है तो वेलोसिटी तुम्हारी बॉल की बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। क्यों? एक तो उस बॉल की अपनी स्पीड है, दूसरी एयर की स्पीड उसको पुश कर रही है, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तुम शॉट खेलो, हवा अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, अब तुम्हारी बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम। कम हो जाएगी, क्योंकि अब उसको एयर स्पीड अपोज कर रही है। अगर तुम हवा की डायरेक्शन में भागोगे तो तुम तेज भागोगे, अगर तुम अपोजिट डायरेक्शन में भागोगे तो तुम्हें एयर फ्रिक्शन रोकेगी। समझ आ रही है ये बात? यस सर इसका मतलब अगर मैं सर सैंडीलैंड से व्हाइट सिटी जा रहा हूं और हवा भी सैंडीलैंड से व्हाइट सिटी की तरफ चल रही है और जहाज की स्पीड जल्दी पहुंच 165 है, जाएंगे 165 है, तो इसका मतलब इस जहाज की स्पीड में एयर की स्पीड भी ऐड होनी चाहिए, क्योंकि ये हवा की डायरेक्शन में जा रहा है। तो सर जल्दी सर पहुंच ये जाएंगे, अगर अपोजिट 450 डायरेक्शन जो में है, होगी तो देर से पहुंचेगी। इसीलिए तो मैंने इसको 165 प्लस एक्स कर दिया। सर ये जो 450 है, हम्म, ये सेंटिलैंड से उधर तक है, हाँ व्हाइट सिटी तक है। हाँ। सही सर तो ये वेलोसिटी प्लस लिखी नहीं हो हुई है जाएगा, उसमें। दोनों दोनों डिस्टेंस, नहीं, हम पहले एक जाने मिनट का और आने का? बेटा हम पहले जाने का टाइम टेकन मालूम कर रहे हैं, फिर वापस आने का टाइम टेकन मालूम कर रहे हैं। अभी तो अभी जाने का देख रहे हैं। हाँ ना, अभी तो हम सैंडीलैंड से व्हाइट सिटी जा रहे हैं, तो अभी हम एक तरफ का सही। रास्ता देखेंगे ना। बेटा दूसरा कोई बच्चा सवाल कर रहा था, मैं सुन नहीं पाया उसकी बात, वो दोबारा बोले अगर। सर ये वेलोसिटी लिखी है 165 प्लस एक्स, क्यों हाँ, किया सर? इसलिए लिखी हुई है, जिस जहाज में तुम बैठे हुए उस जहाज की स्पीड 165 किलोमीटर पर आ रहे है। गॉट इट? वो हवा की यस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब उसकी जहाज की स्पीड के साथ हवा की स्पीड भी ऐड हो रही है। हाँ ये बात समझ आई? जी। अच्छा, हवा के साथ जाए तो हवा की भी स्पीड है। बिल्कुल, हवा अच्छा की। ठीक है। तो इसका मतलब जब ये सैंडीलैंड से व्हाइट सिटी जा रहा था तो हवा की स्पीड ऐड हो रही थी 165 के अंदर, लेकिन जब ये सैंडीलैंड से व्हाइट सिटी वापस आ रहा था, व्हाइट सिटी से सैंडीलैंड वापस आ रहा था, अब ये हवा की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा माइनस। है। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब अब 165 से स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि अपोजिंग सर फोर्स अप्लाई हो रही है। समझ आई ये चीज अब्दुल्ला भाई? सर ये सर हमें ये कैसे पता लगेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और अब हवा के साथ जा रहा है, ये कैसे पता चलेगा सर? बता, कासिम तुम्हारा भी यही सवाल है बेटा? सर समीर बोल रहा सर हूँ, मेरे मेरा को यही सवाल ही सवाल समझ में नहीं आया सर। अच्छा, सवाल ही समझ में नहीं आया बेटा। अच्छा सर पहले मेरे को मैं भी समझ इनका नहीं आया। प्रॉब्लम, अच्छा बेटा समझा देता हूं।
या लेट से सैंडीलैंड और वाइट सिटी को छोड़ो, तुम कराची से लाहौर जा रहे हो, ठीक है, और कराची से लाहौर तक का डिस्टेंस है 450 किलोमीटर, तो लाहौर से कराची तक का डिस्टेंस भी 450 किलोमीटर के बराबर होगा। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि डिस्टेंस हमारे पास बराबर है, ठीक है। फिर वो ये कह रहा है कि आप कराची से लाहौर गए और लाहौर से कराची है, आपको कितना टाइम लगा? 5.5 घंटे। चलें जी, ये बात भी समझ में आ गई कि टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग फ्लाइट वाज 5 hours 30 minutes या 5.5 hours। कासिम, ये चीज समझ आई? हम रुके नहीं, सब बीच में रुके नहीं। अरे हम सिर्फ फ्लाइट की बात कर रहे हैं, रुकना वुकना बात की बात है। हम वहां पहुंचे, वापस आ गए। ये आने जाने का टाइम है या फिर सिर्फ जाने आने का? जाने का टाइम है। टोटल जर्नी का मतलब है, टोटल टाइम टेकन का मतलब है आना और जाना, ठीक है, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ते हैं। फिर वो ये कह रहा है कि जब आप सैंडीलैंड से व्हाइट सिटी की तरफ जा रहे थे तो हवा चल रही थी सैंडीलैंड से व्हाइट सिटी की तरफ। अब जरा इस बात को अपने जहन में बिठाओ, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुमने शॉट मारा, तुम्हारी बॉल की डायरेक्शन और हवा की डायरेक्शन एक जैसी है, तो बॉल ज्यादा स्पीड के साथ हवा में जाएगी या कम स्पीड के साथ हवा में जाएगी? जिस डायरेक्शन पे शॉट ज्यादा स्पीड के साथ। इसका मतलब तुम्हारी बॉल की स्पीड में हवा की स्पीड भी ऐड हो जाएगी। यस सर। लेकिन अगर तुम शॉट मारो और हवा अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, अब क्या होगा? सर हल्की स्पीड से हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि हवा अपोज कर रही है उसको। यस सर। ठीक है, अब इसको जरा गौर से समझो। इसका मतलब सवाल मेरे पास क्या था बेटा? टाइम टेकन फ्रॉम सैंडीलैंड टू व्हाइट सिटी प्लस टाइम टेकन फ्रॉम व्हाइट सिटी टू सैंडीलैंड इक्वल्स टू 5.5 आवर्स। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है कि आने और जाने का टोटल टाइम 5.5 आवर्स के बराबर है। यहां तक कोई मसला? नो सर। नो सर। इसका मतलब मुझे टाइम के लिए सबसे पहले इक्वेशन बनानी है। तो मुझे पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम को वेलोसिटी टाइम के फॉर्मूले में लेकर आऊं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यहां तक कोई मसला है तो बोलो। मतलब मैंने रीअरेंज कर दिया वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले को। टाइम वहां जाकर न्यूमरेटर बन गया, वेलोसिटी यहां आकर डिनोमिनेटर में चली गई, तो फॉर्मूला बन गया टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यहां तक कोई मसला तो बोलो। नो सर। राना, कासिम, समीर, मुनहमिर, कोई मसला? नो सर कोई मसला नहीं। आगे बढ़ते हैं। लिख सकते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? स्पीड भी तो लिख सकते हैं वेलोसिटी की जगह। तुम स्पीड लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तुम्हारा देखो, मैथ्स की लैंग्वेज में स्पीड वेलोसिटी सब बराबर, ठीक है। तुम वेलोसिटी लिख दो, स्पीड लिख दो, कुछ भी लिख दो। अभी आगे चलते हैं। अब वो जैसे इसमें क्योंकि डायरेक्ट, ठीक है, अब जब वो सैंडीलैंड से व्हाइट सिटी की तरफ जा रहा था तो फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है सैंडीलैंड से टाइम व्हाइट सिटी तक जाने का? 50। 450। अब वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट कितना है? 165 प्लस 165। गलत जवाब मुनव्वर, देखकर जवाब मत दो, तुम देखकर जवाब दे दो। उसके पीछे का तुम्हें रीजन नहीं पता कि प्लस एक्स क्यों लिखा है। मैंने तुमसे क्या कहा? स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट कितनी? स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट कितनी है? 165। 165। अब जरा गौर से इस लाइन को भी पढ़ो। इस लाइन में क्या लिखा हुआ है? प्लस एक मिनट मेरा बच्चा। देयर इज अ कांस्टेंट विंड ब्लोइंग फ्रॉम सैंडीलैंड टू व्हाइट सिटी। सैंडीलैंड से व्हाइट सिटी की तरफ हवा चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जहाज अगर सैंडीलैंड से व्हाइट सिटी की तरफ जा रहा है, इसकी अपनी स्पीड 165 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ विंड प्लस हो जाएगी। एग्जैक्टली, इसके अंदर स्पीड ऑफ विंड भी ऐड हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ विंड को हमने x के बराबर लिया हुआ है। उन्होंने खुद ही बल्कि क्वेश्चन में हमें x के बराबर दे दिया कि स्पीड ऑफ विंड इक्वल्स टू x किलोमीटर। तो अब मुझे ये बताओ कि टोटल वेलोसिटी से एयरक्राफ्ट की कितनी? बोलो मनाना। एयर की वाइंड की बात किया कर दे सर कि बेटा एक मिनट, मुनव्वर बोलो पहले। नहीं, इधर वाइंड की वैल्यू मालूम करनी है। वाइंड नहीं है, विंड। बोलो। अरे कंप्लीट करो मुनव्वर, बोलो बेटा। सर इधर हमें हवा मालूम करनी है ना कि कितनी हवा की स्पीड है। और हवा की स्पीड मालूम। सही है। ठीक है, अब्दुल्ला बेग तुम सवाल कर रहे थे। सर ये डिस्टेंस है 450 है ना सर? डिस्टेंस 450 है। जाने का डिस्टेंस 450, वापस आने का डिस्टेंस भी 450।
अच्छा, और जाने की वेलोसिटी है 165 प्लस एक्स और वापस आने की 165 माइनस एक्स। प्लस एक्स, यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ प्लस एक्स क्यों क्योंकि लगाया। सर मैं बताता हूँ हम्म, सर, क्योंकि जब हम जा रहे थे सर तो ना हवा हमारे साथ थी, और जब हमारे हम हवा की तो हवा डायरेक्शन में, हवा अपोजिट हमारे डायरेक्शन में। साथ थी, हवा की डायरेक्शन में जा रहे थे। यस सर। हवा हमारे साथ थी, हवा हवा तो उस की वक्त नहीं डायरेक्शन। साथ थी जब तुम वापस आ रहे थे, बस अपोजिट यस सर। डायरेक्शन। सर हमारे साथ थी हवा। अबे तुम्हारे साथ नहीं थी, तुम उसकी डायरेक्शन में थे। यस सर, पता है सर मुझे। ठीक है, तो जब सर तुम आगे का बताएं। सैंडी लैंड से व्हाइट सिटी जा रहे थे, तुम हवा की डायरेक्शन में थे। जब तुम व्हाइट सिटी से सैंडी लैंड आ रहे थे तो हवा की अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो जब तुम हवा की डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे तो तुम्हारी स्पीड में हवा की स्पीड भी ऐड हो जाएगी। जब तुम हवा की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे तो तुम्हारी स्पीड में से हवा की स्पीड माइनस हो जाएगी, क्योंकि अपोजिंग फोर्स अप्लाई हो रही होगी। तो ये समझ में आया कि यहाँ 165 प्लस एक्स क्यों लिखा है और यहाँ 165 माइनस एक्स क्यों लिखा है। यस सर। अब समझ आ गया। यस सर, आ गया सर। आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब टाइम टेकन फ्रॉम सैंडीलैंड टू व्हाइट सिटी ये बराबर है 450 अपॉन 165 प्लस एक्स के। टाइम टेकन फ्रॉम व्हाइट सिटी टू सैंडीलैंड ये बराबर है 450 अपॉन 165 माइनस एक्स के। मैं इन दोनों को ऐड कराऊंगा तो टोटल टाइम टेकन 5.5 के बराबर होगा। यस। According to the given condition in the question, the total time taken from Sandyland to यस White City and returning back from White City to Sandyland is 5.5 hours. मैंने इन दोनों वैल्यूज यस को ऐड करवा दिया। अब इसके आगे खुद से सॉल्व कर लोगे या मैं मजीद सिंप्लीफाई करवा कर दिखाऊं। एलसीएम सर, लेना ये है। ऐड क्यों करवाया? हाँ ताकि वो दोनों दोनों टाइम है। हाँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन का मतलब सैंडीलैंड से व्हाइट सिटी जाना, फिर व्हाइट सिटी से वापस सैंडीलैंड आना। सही है। सर आगे समझ सर कर लेंगे। अब इसके आगे खुद से सवाल सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते, पहले तो मुझे ये बताओ। सर हाँ बेटा बोलो। यस हाँ, सर कर कर सकते लेंगे। हैं। सर मेरा एक सवाल है। बोलो उस्मान। सर ये 165 प्लस एक्स और माइनस एक्स हमने 2 दफा क्यों लिया है? बेटा एक दफा पॉजिटिव एक्स लिया, एक दफा नेगेटिव एक्स लिया। 2 दफा नहीं, एक दफा पॉजिटिव एक्स लिया, एक दफा नेगेटिव एक्स लिया। बेटा सर तो ये कट नहीं जाएंगे सर? ऐसे नहीं करते भाई, ये ऐसे नहीं करते, दो अलग अलग नहीं सर, फ्रैक्शन जब है। मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये एक दफा एक्स कटेगा। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये चीजें खुलकर सामने आएंगी। अगर चाह रहे हो सिंप्लीफाई करते हो तो सिंप्लीफाई आगे हुआ हुआ, लेकिन अगर खुद से करोगे तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। बाकी तुम लोग जैसा डिसाइड कर लो। सर एक्स तो फिर बचेगा ही नहीं ना, एक्स तो मतलब नहीं, कट ही एक्स जाएगा। स्क्वायर तो बचेगा ना। हाँ सही है। ठीक है, हमें तो एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, वो एक्स की कंडीशन में बचे या एक्स स्क्वायर की कंडीशन में बचे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर अस। जी बेटा, एक और बच्चा कुछ बोल रहा था, उस्मान खान कुछ बोल रहा था। हाँ उस्मान बोलो बेटा। सर मैं बस यही पूछ रहा था पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स के बारे में। पॉजिटिव एक्स इसलिए लिया है, जब हम हवा की डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो हमारी स्पीड के साथ हवा भी ऐड हो जाएगी। तुमने अक्सर देखा होगा बाइक राइडर्स को, कि बाइक राइडर्स जो होते हैं वो बिल्कुल टंकी से चिपक जाते हैं यस सर। ताकि उनकी बॉडी एरोडायनामिक हो जाए। एरोडायनामिक का मतलब क्या है, हवा आराम से कटती भी चली जाए, फ्रिक्शन कम से कम जनरेट। जब तुम हवा की डायरेक्शन में जाते हो तो तुम्हारी गाड़ी की स्पीड नॉर्मल स्पीड से बढ़ जाती है। जब तुम अपोजिट डायरेक्शन में आते हो तो मेहरान भी 70 किलोमीटर पर खड़खड़ करना शुरू कर देती है। क्यों? एयर फ्रिक्शन। यस सर। समझ आई ये चीज? ओके सर। यस सर। दिस इज द थिंग। हवा की स्पीड, हवा की डायरेक्शन में जाओगे पॉजिटिव हो जाएगी हवा की स्पीड, हवा की अपोजिट डायरेक्शन में आओगे नेगेटिव हो जाएगी हवा की स्पीड। सही है? ओके सर। गुड। अब बेटा तुम लोग ये बताओ कि अगर तुम लोगों के जहन में कोई सवाल है जो कि अभी भी एक्सरसाइज 1D के अंदर वर्ड प्रॉब्लम ही है, और बेटा वर्ड प्रॉब्लम ही पेपर में ज्यादातर आते हैं, 12 नंबर का सवाल निकलता है, मतलब 12 नंबर में से 8 नंबर का सवाल इस तरीके का बनता है। तो अगर तुम लोग घर जाकर आज क्लास के बाद एक नज़र 1D के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि आज मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका था मेरी तबीयत की वजह से। आज वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, कल की भी और आज की। करना तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एक्सरसाइज 1D का जो होमवर्क मैंने गूगल क्लासरूम में दिया है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि तुम्हें इक्वेशन बनाना है। जब तक इक्वेशन बनाना नहीं सीखोगे, अच्छा तुम देख लो, इसमें मुश्किल कुछ नहीं, बस इसमें कॉमन सेंस यूज हो रही है, जो कि हमारे पास कॉमन है ही नहीं। मतलब हम हवा की डायरेक्शन में नहीं जाते, हवा के साथ जाते। हवा के साथ। ठीक है, अब्दुल्ला ने बताया भी नहीं। नहीं
देखो अच्छा है यार, थोड़ा सा सही है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ी सी इंग्लिश, वर्ड प्रॉब्लम आसान हो जाए। लेकिन टोटल का मतलब पता होना चाहिए, टोटल टाइम टेकन का मतलब पता होना चाहिए, ये सारी चीजें पता होना जरूरी है। ठीक है सर ये हम लोग वो वाला करें ना, बुक वाले तो नहीं करें ना, जो आपने दिए जो वही कर मैंने लेते हैं। होमवर्क दिया है सिर्फ वो सॉल्व करो। सही है सर। वो भी बुक से ही दिए, लेकिन सारे मैंने बुक के नहीं दिए। सर वो थोड़े आसान लग रहे हैं। बुक वाले या ये वाले? ये वाले। तो बुक से ही दिए मैंने सारे के सारे, बस उनकी सीक्वेंस आगे पीछे कर दी है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड के यार प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस तरह के सवालात में, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आसान तो होते हैं, लेकिन अगर आपने वर्डिंग में जरा सी गलती कर दी समझने में, तो आपके इस 12 नंबर के सवाल में भी 6-7 नंबर ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि इक्वेशन तो वो सीआई वाले एक होशियारी करते हैं, आपसे कहते हैं ये इक्वेशन बनाएं और उसके बाद अलग से 3 नंबर का सवाल दे देते हैं कि उस इक्वेशन को सॉल्व करें। तो अगर आप इक्वेशन नहीं बनाएंगे तो आपके 4 से 5 नंबर ज़ाया हो जाएंगे, लेकिन इक्वेशन को सॉल्व करके 3 नंबर फिर भी मिल जाएंगे। तो हम 4 से 5 नंबर भी क्यों ज़ाया होने दें? और ये भी बता दो। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? वो वाली बात, निगाह हटी और दुर्घटना घटी। बिल्कुल, नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। तो ये है कि बेटा इतने अच्छा, एक और बात भी बता दूं, सीआई में इतने मुश्किल सवाल नहीं आते, कंपैरेटिवली आसान आते हैं इसके मुकाबले में। तो अगर तुम इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो सीआई में तुम्हें ए स्टैटिक लेने से कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। लेकिन जरूरी ये है कि हमें ये चीजें सीखनी चाहिए। अब अगर तुम लोग के जहन में फौरी तौर पर एक्सरसाइज 1D से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो डिस्कस कर लो। सर होता कब है पेपर मैथ का? बेटा मैथ्स का पेपर ओ लेवल के पेपर्स के साथ ही होता है, लेकिन ओ लेवल का पेपर साल में 2 दफा होता है। एक होता है अप्रैल में, एक होता है अक्टूबर में। हाँ क्या कह रहे हो? सर वो पूछे O2 में होगा O3 में? बेटा मैथ्स का पेपर O3 में, वैसे कुछ बच्चे O2 में भी अपेयर हो जाते हैं, लेकिन O3 में ही देना पड़ेगा। अच्छा अब मैं तुम इतने लोग को सब्जेक्ट देखो, मैं एक हमेशा एक आइडिया देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि बेटा O2 में ना क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर सकते हो? पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 17, जब तक मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। जवाद एब्सेंट, उजैर जाहिद प्रेजेंट है, इबादुर रहमान प्रेजेंट, हामिद सनाउल्लाह, हाशिर महमूद, हबीबुर रहमान, बिलाल अहमद, उसैद एब्सेंट, रफ़ी आया था लेकिन रफ़ी 1 सेकंड में चला गया, इसको एब्सेंट है। मोहम्मद हसन सर अब्दुल्ला भी चले गया शायद। अब्दुल्ला बेग सर उनके एब्सेंट लगा दिए, लाइट चली जाती उनकी। यार अटेंडेंस लगानी चाहिए, वो रेगुलर बच्चा है। अबू बकर एब्सेंट है, हिफ्जुर रहमान प्रेजेंट है, मोहम्मद उस्मान साहब भी प्रेजेंट है, राना मोइनुद्दीन एब्सेंट है, मुनहमिर अली प्रेजेंट है, अब्दुल मुईज, हिफ्जुरमान। हाँ बिलाल। हाँ बेटा मोहम्मद सर मेरा नाम नहीं आया। हमारा नाम नहीं आया। कौन आइज लग चुकी तुम्हारी अटेंडेंस। तुम पहले मोहम्मद अहमद सर, लग गई इस्लामियात का काम। सर मोहम्मद अहमद की लगा दिया। मोहम्मद अहमद, जो बच्चे पहले से क्लास में मौजूद थे, क्लास शुरू होते के साथ उनकी अटेंडेंस उसी वक्त लग गई। मोहम्मद अहमद अभी जो एब्सेंट है, जिनकी मैंने एब्सेंट लगाई है, मैं उनका नाम कॉल कर रहा हूँ। मोहम्मद जवाद, सर मेरी लग गई प्रेजेंट। हिफ्जुर रहमान, हाँ। मोहम्मद उसैद खान, इस्लामियात का काम कर लिया। अरे मैं जिनकी एब्सेंट लगाई है उनका नाम बता रहा हूँ, उनका नाम सुन लो, अगर उनमें तुम्हारा नाम हो तो बता देना। मोहम्मद जवाद, हामिद सनाउल्लाह, उसैद खान, रफ़ी, मोहम्मद हसन, अबू बकर खान, राना मोइनुद्दीन, शेख अब्दुल मुईज चले जाओ। मेरा ख्याल है मोहम्मद हसन भी क्लास में नहीं थे। ठीक है बेटा, अगर किसी, हाँ मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 17 जरा चेक कीजिए। तो इसकी वर्डिंग इतनी मुश्किल लिखी है क्वेश्चन। बहुत आसान है बेटा, देखो अब इसको जरा समझो।
2 weeks before Nora went to New York for a holiday, she exchanged Singaporean dollar 2000 into US dollar. उसने सिंगापुर डॉलर को कन्वर्ट किया US डॉलर में at a rate of 1 US dollar equals to X सिंगापुर डॉलर. अब मुझे ये बताओ, जब उसने सिंगापुर डॉलर को US डॉलर में कन्वर्ट किया, अच्छा इस सवाल में एक चीज मिसिंग है, इन्होंने ये नहीं बताया कि सिंगापुर डॉलर की वैल्यू बढ़ी है या US डॉलर की वैल्यू बढ़ी है. क्योंकि जब हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाते हैं तो हम डिवाइड करवाते हैं, जब हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करवाते हैं. तो खैर आप ये कंसिडर कर लीजिए कि यहाँ US डॉलर बढ़ा है, क्योंकि US डॉलर जो है वो सुप्रीमेसी रखते हैं. तो आप, अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि $2000 के बदले उसको कितने US डॉलर मिले होंगे, तो इसको इस इक्वेशन को कैसे बनाओगे भाई? लेट्स से तुम्हारे पास 1000 रुपीज है, मैं तुमसे कह रहा हूँ उसको अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करा रहा हूँ और करंट रेट है 160 रुपीज, तो क्या करोगे? 1000 को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे? डिवाइड. कौन सी वैल्यू बढ़ी है? डॉलर की वैल्यू बढ़ी है या इसकी वैल्यू बढ़ी है, रुपए की? $1 equals to 160 पाकिस्तानी रुपीस, so which value is higher? डॉलर. तो अभी तुम पाकिस्तानी रुपीस से छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जा रहे हो, क्या करवाओगे? डिवाइड करवाओगे. तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2000 को क्या डिवाइड कराऊंगा, मल्टीप्लाई करवाऊंगा x से? डिवाइड. 2000 अपॉन x. ये बात समझ में आ गई? सर ये तो US डॉलर 1 लिखा हुआ है ना. x क्या है सर? ये x बेटा ये करेंसी कन्वर्जन रेट है. अब नजर आ रहा है बेटा? अब क्लियर नजर आ रहा है? डॉलर. यस सर. ये x तो सिंगापुरियन डॉलर के लिखे हुए है ना. हाँ, तो हम सिंगापुरियन डॉलर से ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं. सिंगापुरियन महंगा होता है, सिंगापुरियन तो 2000 नहीं है. सिंगापुरियन सस्ता होता है. वो ये कह रहा है कि तुम्हें एक US डॉलर के बदले x सिंगापुरियन डॉलर्स मिलेंगे. अच्छा अच्छा आप एक बात सुनो, बात कंफ्यूज मत हो, आसानी से समझो इस बात को. तुम जब डॉलर कन्वर्ट करवाने जाते हो, पाकिस्तानी रुपीस से डॉलर कन्वर्ट करवाने जाते हो, किससे डिवाइड करवाते हो? पाकिस्तानी रुपीस से डिवाइड करवाते हो, US डॉलर से डिवाइड करवाते हो? पाकिस्तानी रुपये. अभी हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? सिंगापुरियन डॉलर को US डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें किससे डिवाइड करवाना चाहिए? सिंगापुरियन डॉलर से. और सिंगापुरियन डॉलर इस वक्त कितने हैं? x. तो x क्या इक्वेशन बन जाएगी? सर 2000 अपॉन x. US डॉलर कितने सर? US $1 equals to सिंगापुरियन X. तो 2000 है ना. हाँ, सिंगापुरियन डॉलर हमारे पास 2000 है. मैंने इन 2000 सिंगापुरियन डॉलर को US डॉलर में कन्वर्ट करना है एट अ रेट ऑफ US डॉलर 1 equals to सिंगापुरियन डॉलर X. मतलब एक US डॉलर के बदले मुझे X सिंगापुरियन डॉलर मिलेंगे. तो मैं इस इक्वेशन को कैसे बनाऊंगा मोहम्मद अहमद? 1 अपॉन x. 1 अपॉन x. तुम्हारे पास वैल्यू कितनी है? कितने डॉलर्स कन्वर्ट 2000. तो 2000 को x से डिवाइड करवाओ. 2000 को x से डिवाइड करवाओ. इसको सर ये तो समझ- सिंगापुर है, सिंगापुरियन ही तो है 2000. तो मेरा बच्चा सिंगापुरियन डॉलर से US डॉलर, यार आसानी से समझो इस बात को. 1000 रुपए, 1000 रुपए जी. है तुम्हारे पास. लेट से तुम्हारे जी. पास 1000 रुपए तुमने US डॉलर में कन्वर्ट करना और करंट रेट है 160 पाकिस्तानी रुपी. तो किससे डिवाइड करवा रहे हो तुम 1000 रुपीस को? 160. तुम डॉलर से तो डिवाइड नहीं करा रहे, तुम पाक रुपी से डिवाइड करवा रहे हो ना. जी. तो ऐसे ही अगर तुम्हारे पास 2000 सिंगापुरियन डॉलर है और करेंसी कन्वर्जन रेट x सिंगापुरियन डॉलर के बराबर है, तो क्या करोगे? 2000 को किससे डिवाइड करवाओगे? अच्छा सही है, सही है, सही है, अब समझ आ रही है चीज? सही है, सही. समझ आ सर रहा है 1 अपॉन x मल्टीप्लाई 2000 कर सकते हैं. 1 अपॉन x मल्टी, हाँ ये भी सही है, बात तो बराबर है. 1 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय 2000, 2000 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2000 अपॉन x, बात बराबर है. ओके. सही है. अब उसके बाद उसने एक हफ्ते बाद दोबारा 1000 सिंगापुरियन डॉलर को US डॉलर में कन्वर्ट किया. अब तुम्हारे पास रेट था x प्लस 0.05. अब क्या करोगे? सर x प्लस 0.05. सर इसको डिवाइड कर देंगे उससे 1000 से. 1000 तो डिवाइडेड 1000 अपॉन, बिल्कुल बोलो Yeah, कंप्लीट. 1000 divided by x plus 0.05. क्लियर, बात समझ आई अब? Yes sir. और उसके बाद पार्ट 3 में वो क्या कह रहा है? पार्ट 3 में वो तुमसे कह रहा है इफ नोरा रिसीव्ड अ टोटल. टोटल का मतलब क्या हुआ? 2000 अपॉन x को
और 1 वीक के 1000 2 अपॉन वीक एक्स के प्लस लिए 0.05, इन दोनों को ऐड करवा दोगे, इन दोनों को ऐड करवा कर आंसर आएगा 2370। समझ आई ये चीज? यस सर। टोटल का मतलब क्या होता है? सम करना। तुम्हारे पास पहले क्या वैल्यू आई थी? 2000 अपॉन एक्स, दूसरी वैल्यू क्या आई थी? 2000 अपॉन एक्स प्लस 0.05, इन दोनों को ऐड 1000 करोगे, 1000 sorry 1000 upon x plus 0.05, when you add these two values the answer must be equal to 2370। 2370। सर बन गई? अब 2000 इक्वेशन प्लस 1000 बेटा ये इक्वेशन बनेगी, देखो इक्वेशन ये बनेगी, पहली इक्वेशन बनेगी तुम्हारे पास 2000 अपॉन x, क्योंकि पहले तुम्हारे पास कन्वर्जन रेशियो x के बराबर था, फिर उसने $1000 को चेंज करवाया तो $1000, और तुम्हारे पास अब रेशो कितना है? x प्लस 0.05, इन दोनों को तुम ऐड करवा दोगे, जब तुम इन दोनों को ऐड कराओगे तो टोटल शी हैव मस्ट बी इक्वल टू 2370। तुम इन दोनों को ऐड कराओगे, इफ नॉरा रिसीव अ टोटल, टोटल का मतलब ऐड करवाओगे इन दोनों को, तुम्हारे पास आंसर आएगा 2000 अपॉन x प्लस 1000 अपॉन x सही। प्लस 0.05 इक्वल्स टू 2370। सिंपलीफाई करवाइए, आंसर निकालिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है। सिंपलीफाई उस तरह ही करेंगे ना, क्रॉस बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करना है, एलसीएम लेकर सॉल्व करना। ठीक सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या सर ये सवाल प्लस मुश्किल करके था? इज इक्वल्स टू 2370। हाँ बिल्कुल। क्या ये सवाल मुश्किल था? हाँ, इसमें वर्डिंग सर। जरूर मुश्किल हो सकती है, तुम लोगों को करेंसी कन्वर्जन का रेट का तरीका पता ना हो, ये जरूर हो सकता है, लेकिन इस सवाल में ऐसा तो कुछ मुश्किल नहीं था, बजाय उन सवाल के जो हमने इससे पहले किए थे एज अ क्लास पर। हाँ, बहुत सारे बच्चों को करेंसी कन्वर्जन का टॉपिक नहीं समझ में आता।